नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एफआरके राइस के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में और एफआरके राइस के सेल प्राइस के बारे में ओवर द मंथ या ओवर द सीजन क्या रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई एफआरके राइस प्लांट सेटअप करने की सोच रहा है तो उसे कौन सी बातें हैं जो जाननी होंगी एफआरके राइस प्लांट सेटअप करने से पहले। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट आखिर लगता कितना है। तो भाई ऐसा है, इसमें जो मशीनरी का खर्चा है 95 लाख से 1 करोड़ के बीच में मशीनरी का खर्चा आता है। ये जीएसटी के बिना है खर्चा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो 600 से 800 केजी पर आवर की लाइन की बात कर रहा हूँ। और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, एचटी ग्रिड आपको इसमें लगेगी, हाई टेंशन ग्रिड आपको लगेगी इसमें। तो वो अराउंड आपको लग जाएगी 300 टू 350 किलोवाट के अराउंड, है ना। एंड इसमें शेड एरिया जो लगेगा अराउंड 5000 स्क्वायर फीट लग जाएगा। 3000 स्क्वायर फीट में तो आपकी पूरी की पूरी मशीनरी आ जाएगी। 2000 स्क्वायर फीट में आपकी जो है बाकी जो आपका स्टोर रूम है और जो फिनिश गुड्स है वो सारी चीज़ आप वो 2000 स्क्वायर फीट में इजीली कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 से 20 लाख में आपको इजीली हो जाएगा। इसमें आपके 50 टन ऑफ आपके जो है ब्रोकन राइस आ जाएंगे और आपका जो प्रीमिक्स है वो आ जाएगा उसमें जो लगेगा, है ना। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 2 CR की आपको लग जाएगी। 600 to 800 kg पर आर की प्रोडक्शन लाइन में। अगर इससे हायर में आप जाते हैं तो वो आपका ग्रेजुअली वैसे ही बढ़ जाएगा। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ नॉर्मल मशीनरीज की बात कर रहा हूँ, उसमें एरो या डीजी की मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सुपीरियर मशीन है और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है कंपेयर टू अदर मशीन्स। तो ये तो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की बातें। अब हम आ जाते हैं एफर्ट पे, हमारा इसमें एफर्ट कितना लगेगा। तो हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे प्रोसेस की। पूरा प्रोसेस इसका क्या होता है, कितने इसमें लेबर्स लगते हैं, कितने इसमें ऑपरेटर्स लगते हैं, कितना हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन लगता है पूरे दिन भर में। तो भाई जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपका राइस को फ्लोर में कन्वर्ट करने से, चावल आटा बनाने से। अब ये जो चावल आटा रेडी जैसे ही हो जाता है, हम 50 kg का बैच बनाते हैं और उसे मिक्सचर में डाल देते हैं। अब मिक्सचर में क्या होता है कि भाई आपको 15 लीटर के अराउंड आपको पानी डालना होता है, 1/3 जो भी आपने बैच बनाया उसका। और आपकी 2% प्रीमिक्स लगती है, तो 1 kg आपकी प्रीमिक्स इसमें डल जाती है और मिक्सिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम स्क्रू कन्वेयर के थ्रू इसे एक्सट्रूडर में डाल देते हैं। अब जो एक्सट्रूडर होता है उसका काम होता है बेसिकली राइस फ्लोर को वापस से राइस का शेप देख के राइस बनाना। यहाँ पे आपका हाई मॉइस्चर एफआरके राइस बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि इसमें हाई मॉइस्चर होती है, काफी गर्म भी होता है, तो ये आपस में चिपकते हैं। तो इसे डायरेक्टली आपके ड्रायर पे नहीं फीड किया जाता, वाइब्रेटरी फीडर के थ्रू इसे ड्रायर पे फीड किया जाता है। ड्रायर में क्या होता है, आपकी जो भी हाई एंड पी मॉइस्चर जो होती है वो कम हो जाती है, अराउंड 12-13% के अराउंड आपकी आ जाती है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो इसके बाद आपका जो है फाइनल राइस बन के तैयार हो जाता है। तो यार ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस एफआरके राइस का कि वो कैसे बनता है, कितना हमें उसमें अटेंशन देना होता है। अब हम आ जाते हैं कितना वक्त इसे लगता है हमें सेटअप करने में। तो भाई आपकी जो मशीनरी है, चाहे आप चाइना से मंगाए चाहे आप इंडिया से ले, आपका अराउंड 2 मंथ के अराउंड टाइम लग जाता है, 45 to 60 डेज के अराउंड आपका लग ही जाता है। अब इसमें इंस्टॉलेशन का जो वक्त होता है यार वो अराउंड 10 to 15 डेज का होता है। बट मैं मोर और लेस बोलता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती है प्लांट के बारे में। क्योंकि ये प्लांट में ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, चाहे वो आप ड्रायर की रॉड्स ले लीजिए, चाहे वो जो है आपके एक्सट्रूडर की डाई ले लीजिए, उसकी ब्लेड ले लीजिए। तो ये सारे आइटम बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं एज इन कि एक कैपेसिटी के बाद या एक क्वांटिटी के बाद वो उनको चेंज करना ही पड़ता है। और जैसे कि क्या होता है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे चलने वाला प्लांट है, तो इसमें ब्रेकडाउन काफी ज्यादा आते हैं। क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन एक चीज होती है, जो आपकी जाली लगी होती है ड्रायर पे वो स्लैक कर जाती है, कभी कभी वो फट जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है आते रहती हैं प्लांट में। शुरू शुरू में ज्यादा आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भाई इस कौन से स्पेयर पार्ट हमें एक्स्ट्रा मंगा के रखने हैं, कौन से स्पेयर पार्ट की हमको जरूरत कम पड़ेगी। तो हम ब्रेकडाउन टाइम को जो मिनिमाइज करने का जो वक्त लगता है वो अराउंड 1 मंथ आपका लग ही जाता है पूरे प्लांट को समझने में, चाहे वो क्वालिटी पैरामीटर पे हो चाहे वो क्वांटिटी पैरामीटर पे हो। तो टोटल आपका 3 मंथ का टाइम, 3 to 3.5 मंथ का टाइम आपका लग जाता है पूरे प्लांट को स्टार्ट करने में, फ्रॉम ऑर्डरिंग योर मशीन्स टू स्टार्टिंग योर प्लांट।
अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कितना वक्त हमें लग जाएगा इस प्लांट को ब्रेक इवन करने में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें नेट इन्वेस्टमेंट है कितना, तो वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 CR के आसपास है। लेकिन इसका जो जीएसटी का अमाउंट है और जो वर्किंग कैपिटल अगर हम इसको हटा दें, जीएसटी हमने इसलिए हटाया है क्योंकि जो जीएसटी होता है ना यार, उसका आपको इनपुट मिल जाता है सेल्स के पीछे, तो वो बेसिकली काउंट नहीं कर सकते हम इन्वेस्टमेंट में। तो वो दोनों हटाने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 1.5 CR के आसपास आ जाता है। उसके बाद ये हमारे सेल का ग्राफ है। सेल्स जो होती है पीक करती है आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी पे। उसमें आप अराउंड आराम से 5.5 टन आप आराम से बेच पाएंगे हर दिन का। जो 5500 जो लिखा है बेसिकली पर डे की जो आपकी सेल्स होगी, ये कंफर्टेबल सेल्स हो जाती है आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम। फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून इस वक्त थोड़ी सी सेल आपकी गिर जाती है, और मई जून तक आते आते जुलाई अगस्त तक आते आते आपकी जो सेल है अराउंड एवरेज इन एन एवरेज 2 to 3 टन पर डे आपकी सेल रहती ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सेल्स का जो प्राइस होता है भाई, नवंबर दिसंबर के टाइम जो है आपको 53-54 रुपीज, और जनवरी के टाइम अराउंड आप मान के चलिए 49-50 रुपीज। फेब्रुवरी के टाइम वो ये थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, 48-49 के आसपास आ जाता है। मार्च के टाइम थोड़ा और गिर जाता है रेट। अप्रैल मई जून जुलाई आते आते इसका रेट जो होता है 45-46, इस ये रेट ऑलमोस्ट आपका जो है आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सेल्स का पूरा जो है प्लॉट किया है ग्राफ यहाँ पे। अब इसके अगेंस्ट में जो इनकम होती है ना, हम इनकम देख लेते हैं कितनी होती है। अगर हमारी सेल्स है, ओवरऑल सेल्स है, तो हमारी इनकम हो जाएगी आपकी 1.2 टू बिटवीन 1.2 टू 1.4 सीआर, 1.3 सीआर आप बोल सकते हैं। तो ये आपकी सेल्स हो जाती है। जो रनिंग आवर्स है ना, आप ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम आपको प्लांट जो है हो सकता है 14-15 घंटे चलाने पड़े। उसके बाद फेब्रुवरी मार्च अप्रैल से जो है ग्रेजुअली काफी कम हो जाता है जो टाइम है। आप देखेंगे कि मई मई तक आते आते आपको 5 घंटे ही चलाने हैं प्लांट को, है ना। तो मोर और लेस फर्स्ट ईयर शायद आप ब्रेक इवन ना कर पाए अगर आपके यहाँ सब्सिडीज हैं। आपके जैसे छत्तीसगढ़ में 40% के अराउंड सब्सिडी है, तो फर्स्ट ईयर में ही, विद इन फर्स्ट ईयर ही आप ब्रेक इवन कर सकते हैं अगर सही टाइम पे आपने प्लांट सेटअप कर लिया। क्योंकि नवंबर में इसका पीक सीजन होता है, तो मैं मान के चलूंगा इससे पहले 3 महीने आपके पास रहते हैं मशीन ऑर्डर करके चालू करने के लिए। तो सही वक्त पे प्लांट अगर लगाएंगे तो हाईली लाइकली चांस है कि आप फर्स्ट ईयर में ही ब्रेक इवन कर जाएं। क्योंकि आपका जो 1.5 सीआर है उसके अगेंस्ट में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ 60-70 लाख के अराउंड तो आपकी सब्सिडी ही आ जाएगी इन द एंड ऑफ द सीजन। तो ये जो रिस्क फैक्टर है काफी कम हो जाता है प्लांट का। तो भाई ये तो हो गया हमारे ब्रेक इवन कितने वक्त में हो जाएंगे उसकी बात। अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें मशीनरी कहाँ से लेनी चाहिए। तो भाई अभी आज की डेट में मशीन इंडिया में भी बन रही है और चाइना से भी आ रही है। मेरा पर्सनली जो प्रेफरेंस रहता है वो चाइना को रहता है, इवन तो मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है और एक आदमी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी होता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमको सुपीरियर प्रोडक्ट ही मिले। तो आज की डेट में क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है जो चाइना में जिस कदर से उससे बनाया जा रहा है, उसकी फिनिशिंग जैसे दी जा रही है। तो मेरा प्रेफरेंस जो होता है पर्सनल, वो चाइना की मशीनरी पे ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमें कौन सी कैपेसिटी पे जाना चाहिए। तो भाई इसमें जो कैपेसिटीज आती हैं वो आती है 150 to 200 की कैपेसिटी। 70 mm के एक्सट्रूडर्स होते हैं, और 75 mm के एक्सट्रूडर में जाएंगे तो वो अराउंड 400 kg पर आवर के पास पहुंच जाती है। और वही अगर हम 78 में जाएं तो आप मान के चलिए अराउंड 550 to 600 और 700 kg आप मान के चलिए कि लगभग वहां पे पहुंच जाती है हमारी कैपेसिटी। और उससे ऊपर अगर जाते हैं तो अराउंड आपकी 1 टन पर आवर कैपेसिटी का एक 95 mm का एक्सट्रूडर आता है। तो इन सब में हम कौन सा चुने? तो मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई आप वो एक्सट्रूडर चुनिए या वो कैपेसिटी का चुनिए जहां पे आपको बिजली में भी फायदा हो और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ना लगे। तो इसमें सबसे जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो 78 mm के एक्सट्रूडर की है। अब इसमें भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एक्सट्रूडर बना रही हैं, पूरा का पूरा असेंबली यूनिट बना रही हैं। तो एक्सट्रूडर जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जा रहा है वो है डीजी का और एरो का। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो जो दो कंपनियां हैं वो गारंटी लेती हैं कि हमारी सबसे सुपीरियर क्वालिटी होगी, या आप ये मान के चलिए कि भाई ऐसा कहीं भी गारंटेड नहीं है कि वो देगी ही देगी वो क्वालिटी जो बाकी अदर कंपनी वाले लोग नहीं दे सकते। ऐसा कहीं भी नहीं है।
जो अदर कंपनीज के एक्सट्रूडर है वो भी बहुत इफेक्टिवली चल रहे हैं, और ज़्यादा लेना देना क्वालिटी का आपके ऑपरेटर पे ज़्यादा होता है रादर देन द कंपनी और द मशीन इटसेल्फ। इसमें आपका ऑपरेटर का इतना बड़ा रोल होता है। अगर ऑपरेटर का अगर हम एक रेशियो माने तो 30% रोल केवल मशीन का होता है और 70% रोल जो होता है वो ऑपरेटर का होता है। लोअर कैपेसिटी पे जाने में आपको दो ड्रॉबैक मिलते हैं। एक तो क्वालिटी बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जितनी लोअर कैपेसिटी पे जाओ, क्योंकि आप उसको एक टाइम के बाद स्ट्रेच करना चाहोगे, हायर कैपेसिटी पे जाना चाहोगे, क्योंकि सेल्स आपकी मैचअप नहीं हो पाएगी, सेल आपका ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन पीछे कम हो रहा है, तो आप उसे पुश करना चाहोगे मशीन को, जहां पे आपकी क्वालिटी कंटिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी। बट उसी जगह उसी दूसरे साइड पे अगर 75 mm या 78 mm वाले एक्सट्रूडर पे जाएंगे तो उसमें इजीली पुश हो जाती है 100 to 200 kg कैपेसिटी, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती कि आपको उस पर सोचना पड़े कि ये चावल डिलीवर होगा या नहीं होगा। तो 78 mm 75 mm वाले एक्सट्रूडर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सोच लीजिए इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन अगर आपको जल्दी करना है तो उस टर्म से बहुत अच्छे हैं। अगर आपके स्टेट में सब्सिडीज ग्रांटेड हैं तो आप हायर कैपेसिटीज़ पे भी जा सकते हैं, और सब्सिडीज ग्रांट होने से क्या होता है, ये बिजनेस और भी ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस मशीनरी में जो जीएसटी लगता है उसका इनपुट मिल जाता है सेल्स पे, तो जीएसटी का जो पैसा है पूरा का पूरा आपका बच जाता है। अब फाइनल बात यह है, कंक्लूजन इस पूरे के पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि आप एफआरके प्लान कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा अटेंशन शुरू में आपका लगेगा। और बाकी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर या इन टर्म्स ऑफ आप ये सोच ले कि भाई ये आगे रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत सारे सवाल ऐसे आ सकते हैं कि भी तो भाई फोर्टिफाइड राइस अगर कोई कह रहा है कि फोर्टिफाइड राइस बंद हो जाएगा, फोर्टिफाइड राइस बहुत लंबा चलेगा, दोनों ही बातें गलत है। कोई नहीं जानता इसका क्या होगा आगे, कैसा रहेगा, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसके पीछे होगी, बट आज का जो वक्त है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी, बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा साबित हो सकता है एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, क्योंकि ये जो फोर्टिफाइड का पूरा कंसेप्ट है वर्क कर रहा है अभी। पीडीएस में जो चावल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव साबित हो रहे हैं जो मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं इस बिज़नेस को लेके। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपका करता हूँ शुक्रिया, आप पूरे अंत तक ये वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। और हाँ, होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दिन दुगना रात चौगुना कमाएं।